अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। नाउ हम लोग एक और नया सबक आज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सबक का नाम है तौरीस की सालिमाती बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं, सबक नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करने वाले हैं। इससे पहले जब हमने बात किए थे तो इससे पहले हमने मेंडेलियन की बात किए थे। जो हमारा पहला सबक हुआ उस पहले सबक में हमने किसकी बात किए थे? मेंडल की बात किए थे। और मेंडल के हिसाब से जब हम बात करते थे तो मेंडल का कहना यह था कि जो भी तौरीस होती है, वालिदैन से बच्चों में जो सिफात जाती है, उसकी जिम्मेदारी वो कहता था कि कोई फैक्टर होता है जो इस सारे काम के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि फैक्टर होता है, जो फैक्टर क्या करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये फैक्टर वैसे होता क्या है, उसने इसको वाजे नहीं किया था। फिर उसके बाद 100 साल के बाद क्या होता है? 100 साल के बाद ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल की दरियाफ्त होती है और इस जेनेटिक मटेरियल का नाम मालूम पड़ता है कि वो कौन है, डीएनए होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमको ये मालूम पड़ा कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। फिर हम ये कहते हैं कि जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है और जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें दो तरह की न्यूक्लिक एसिड है। एक वो है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक जो है वो है डीएनए और दूसरा मटेरियल कौन है, आरएनए। फिर दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो दो किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स है, अक्सर उज़ुइयों में क्या होता है, डीएनए होता है जो क्या करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है या तौरीस की बुनियाद है। ये किसकी बुनियाद है? तौरीस की बुनियाद है, यानी बच्चों से, वालिदैन से बच्चों में इंफॉर्मेशन ले जाने का क्या है, जिम्मेदार है। आरएनए हालांकि कुछ वायरसेस में भी क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, मगर ज्यादातर ये पयामदार का यानी मैसेंजर का रोल प्ले करता है, मैसेज को ले जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आरएनए का एक जो टाइप है वो कौन है, एमआरएनए। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जो आरएनए है ये भी जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, बट ये जो रोल प्ले करता है ये सिर्फ किस में करता है, वायरसेस में। फिर आरएनए के बहुत सारे इजाफी काम भी है, जैसे वो अडेप्टर का रोल प्ले करता है, जिसमें हम क्या कहते हैं इसको, टीआरएनए, है ना। टीआरएनए क्या करता है, अडेप्टर का रोल करता है, एक अमाइनो एसिड को लेगा और दूसरी जगह लेकर जाएगा। फिर कुछ हालत में ये क्या होता है, कैटालिटिक, यानी खामिरों की तरह कुछ जगह पर ये एंजाइम का रोल भी करता है, यानी खामिरों वाला काम भी ये क्या करता है, अंजाम देता है। तो जो आरएनए है वो बहुत सारे काम अंजाम देता है। फिर एक और चीज है कि इसमें जो इकाई है डीएनए की साख्त की, उसके मामले में आपने पढ़ा होगा 11वीं जमात में कि न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड ये क्या है, उसकी इकाई है। और ये जो मोनोमर है, ये इकाइयां जुड़कर क्या बनाती है, न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स बना देती है। फिर आपने इसको पढ़ा होगा कि डीएनए की साख्त के बारे में, फिर आपने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, फिर डीएनए से आरएनए के बनने के मामले में अमल पढ़ा होगा जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर जेनेटिक कोड जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की तरतीब का क्या करते हैं, तयन करते हैं कि जो प्रोटीन रहेगा उसमें अमीनो एसिड कौन से जुड़ेंगे जिसकी वजह से वो प्रोटीन बनेगा, तो वो डिसाइड करने का काम कौन करते हैं, जेनेटिक कोड्स। इस तरह से क्या होता है, प्रोटीन के तालीफ का अमल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इस सबक में हम इन तीनों भी बुनियादों को और डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डीएनए है, आरएनए है, फिर उसका क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से अमीनो एसिड बनती है और उससे क्या बनती है, प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और उस तरह से आगे चल के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। नाउ डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए क्या होता है, तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि डीएनए क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा पॉलीमर का मतलब क्या है कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो इसमें जुड़ेंगे। डीएनए की लंबाई उमूमन इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स का जोड़ा जिसको क्या कहा जाता है, बेस पेयर, यानी ये डीएनए है
और इस डीएनए के अंदर कौन होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है ये एक क्या है, बेस पेयर। ये क्या है, बेस पेयर। पेयर मतलब जोड़ी, और बेस तो यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनकी पेयर की बुनियाद पे इसको कहा जाता है बेस पेयर। तो आमतौर पे हम डीएनए की जब लंबाई का तयन करते हैं, लंबाई को डिसाइड करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है और उसमें कितनी बेस पेयर है। ये तादाद एक जानदार के लिए मखसूस होती है। मिसाल के तौर पर अगर बैक्टीरियोफाज, किसकी बात की जा रही है, बैक्टीरियोफाज, 5174, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसका डीएनए की लेंथ इतनी है। अगर हम लैम्बडा फाज की बात करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ होते हैं जिसमें हम कह रहे हैं लैम्बडा में, तो लैम्बडा की अगर बात करेंगे तो उसके पास कितने होते हैं, 48502। उसके पास कितना लंबा न्यूक्लियोटाइड है, 48502। और अगर हम किसी इकोलाई की अगर बात करते हैं तो इकोलाई में कितने होते हैं, वहां पर होते हैं 4.6 इंटू 10⁶। अगर इकोलाई इस बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसके पास जो डीएनए है वो होता है 4.6 इंटू 10⁶। इतना बड़ा उसका क्या होता है, डीएनए होता है। और इसी तरह से अगर इंसानी डीएनए की बात की जाए तो इंसानी डीएनए में हैप्लॉइड जीनोम की अगर बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है 3.3 इंटू 10⁹। कितना होता है, 3.3 10⁹ बेस पेयर। तो जब भी हम डीएनए की लेंथ की बात करेंगे तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, उसमें कितने बेस पेयर है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर हमने कहा न्यूक्लियोटाइड, यहां पर अगर लैम्बडा वाली की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमने कहा बेस पेयर। इकोलाई की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमने कहा बेस पेयर। ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमने कहा बेस पेयर। यानी जहां पर हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर सकते हैं वहां पर हमने न्यूक्लियोटाइड उसको सिंबलाइज किया हुआ है, और जहां पर हमको बेस पेयर दिखेंगी, जोड़ी देखने को मिलेगी, वहां पर हम उसको क्या कह रहे हैं, बेस पेयर। तो इतना लंबा इनका क्या होता है, डीएनए होता है। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज के अंदर जो डीएनए होता है वो 5386 होता है। बैक्टीरियोफाज की अगर बात करें तो 48502 होता है। और इकोलाई की अगर बात करें तो 4.6 इंटू 10⁶ होता है। और अगर ह्यूमन की बात करें तो कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁶। नहीं बेटा, यहां पर जब हम पॉलीमर बोलते हैं ना, तो पॉलीमर ये जो होता है, यहां पर जब हम पॉलीमर बोलते हैं तो ये प्लास्टिक नहीं है। ये पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है पॉलीमर का मतलब, क्या होता है, यूनिट। यूनिट का यहाँ मीनिंग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर उर्दू में हम आमतौर पे क्या कहते हैं, इकाई। तो फॉर एग्जांपल AGTC, जब न्यूक्लियोटाइड बनता है, डीएनए बनता है, तो डीएनए में एक होता है एडिनाइन, एक होता है गुआनाइन, एक होता है साइटोथाइमिन और एक होता है साइटोसिन। 4 तरह के बेस से ये बनता है। डीएनए 4 तरह के बेस से बनता है। तो इसके कितने नंबर हैं, तो एडिनाइन जुड़ेगा तो एडिनाइन के साथ जुड़ेगा गुआनाइन, गुआनाइन के साथ जुड़ेगा थाइमिन, थाइमिन के साथ जुड़ेगा साइटोसिन। इस तरह से ये चेन क्या होती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी। तो एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ रहा है, एक इकाई दूसरी इकाई, दूसरी इकाई तीसरी इकाई, तीसरी इकाई चौथी इकाई। इस तरह से जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मतलब बहुत ज्यादा। तो जब बहुत ज्यादा इकाइयां एक जगह आती है तो वो क्या बनाती है, पॉलीमर। जैसा हमारे घर में दीवार है, तो उस दीवार के अंदर ईंट हम लगाते हैं, तो एक ईंट से दीवार बनती है क्या, नहीं, कई सारी ईंटों से दीवार बनती है। तो हम कहेंगे कि जो दीवार है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ब्रिक, यानी ईंटों का पॉलीमर है। ईंटों का पॉलीमर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा ईंटें वहां पर लगी हुई है। बात समझ में आई, पॉलीमर का मीनिंग समझ में आया, ठीक। ठीक है, ह्यूमन के डीएनए की बात करें तो हेप्लॉइड जीनोम में कितना होता है, हेप्लॉइड जीनोम में होता है 3.3 इंटू 10⁹
बेस पेयर। नाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर की अगर साख्त की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है पेंटोज, जिसको हम कहते हैं 5 कार्बन वाली शुगर। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ये जो पेंटो शुगर होती है दो तरह की होती है, एक जो शुगर होती है उसको कहा जाता है राइबोस और दूसरी होती है उसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। फिर यहां पर देखिए ये राइबोस शुगर है और दूसरी यहां पर है डीऑक्सी राइबोस। अब इन दोनों शुगर में आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों शुगर में अगर आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर देखिए ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 2 है, यहां पर क्या है हाइड्रोक्सिल और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है डी ऑक्सी। क्या बोला जाता है, डी ऑक्सी। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, यहां पर एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए यहां वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, डी ऑक्सी। तो जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए बना हुआ होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं तो इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है पेंटोज शुगर। क्या होती है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है, पेंटोज शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, तो यहाँ पेंटोज शुगर होती है। तो आप ये देख रहे हैं ये शुगर है, ये शुगर कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5, तो इस तरह से ये 5 कार्बन वाली शुगर है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यहां पर होता है नाइट्रोजन बेस, ये दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन बेस है। और तीसरा यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, उसमें से एक है पेंटोज शुगर, एक होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस, और एक मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इस एक न्यूक्लियोटाइड, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्यूरिन्स और एक होती है पायरीमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होते हैं, प्यूरिन्स में एडिनाइन होता है, गुआनिन होते हैं, और पायरीमिडिन्स में क्या होते हैं, पायरीमिडिन में साइटोसिन होते हैं, यूरेसिल होते हैं, और तीसरा होता है थाइमिन। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब नाइट्रोजन बेसिस की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस को 2 तरह में डिवाइड किया जाए, एक होती है प्यूरिन्स, दूसरी होती है पायरीमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एडिनाइन और गुआनाइन। जो प्यूरिन्स होती है वो 2 टाइप की होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए, और गुआनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी। साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सी, और यूरेसिल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू, और थाइमिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी। इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, शुगर्स होती है, जिसको हम कहते हैं प्यूरिन्स एंड पायरीमिडिन्स शुगर होती है, सॉरी नाइट्रोजन बेसिस होती है। ठीक है, ये उनकी शक्ल है। प्यूरिन जो होती है उनका जो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और जो पायरीमिडीन से उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इन 2 स्ट्रक्चर में आपको क्या फर्क दिख रहा है, जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो पायरीमिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसको आपने याद रखना है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जो पायरीमिडीन होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि इनके पास क्या होता है, तो इनके पास होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब ये होता है, जैसा अभी मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड की अगर आप बात करेंगे तो उस एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, उस एक न्यूक्लियोटाइड में होगा नाइट्रोजन बेस, उस न्यूक्लियोटाइड में होगा शुगर, और उस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बना देता है वो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, उस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस का कार्बन नंबर 1 है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो पेंटोज शुगर से मिलकर क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन या डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटोसिन या डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन। यानी यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा ना, एडेनाइन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है,
ठीक है। इसी तरह से हमने यूरासिल, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज शुगर है उस ग्लूकोज के साथ जो कौन ज्वाइन हो जाता है? नाइट्रोजन। जब उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या कहा जाता है उसको? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि यहाँ पर दूसरा जो है वो है फॉस्फोर एसिड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फेट एसिड। फॉस्फो एसिड बॉन्ड के जरिए जो फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लियोसाइड के 5 नंबर के कार्बन पे आके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पर है कार्बन नंबर 5, जहां पर आके क्या हो जाता है? ये जुड़ जाता है। और इसके मुताबिक तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है जिसका इन्हिसार शुगर की किस्म पर होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स उनके पास क्या होता है? 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से मुंसलिक होकर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? दो जो न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है फॉर एग्जांपल थाइमीन, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है गुआनिन। ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ेंगे और दोनों को जोड़ने का काम एक बॉन्ड करेगा जिसका नाम है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है उसका? 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है उसका? 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल ये एडिनाइन है और ये गुआनिन है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो कौन है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरह से अगर इसको साइटोसिन जुड़ जाए आगे तो इसको जोड़ने वाला भी बॉन्ड कौन है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरह से क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग जंजीर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है वो बॉन्ड कौन है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ लीजिए और अपनी बुक में लिख लीजिए उसको। क्या लिखना है आपने? कि यहाँ पर आपने कितने तरह के बॉन्ड पढ़ लिए अभी तक? यहाँ पर आप जिन बॉन्ड को पढ़ रहे हैं उसमें एक बॉन्ड है जिसको आप क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड पढ़ रहे हैं आप वो कौन सा है? वो है फॉस्फेट, यानी जिसके थ्रू क्या हुआ यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं आप? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पर एक और बॉन्ड बनने वाला है जो क्या है? फॉस्फेट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आता है? फॉस्फो एसिड बॉन्ड। दूसरा कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो एसिड बॉन्ड। ठीक। तीसरा जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड है, आपने लिख के रखना है। पहला जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये किसके बीच में बन रहा है? ये बन रहा है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। ठीक। दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में बन रहा है? फॉस्फेट प्लस शुगर। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कहां बन रहा है? ये जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरह से जितने भी न्यूक्लियोटाइड रहेंगे वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, नतीजे में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन आएगी। तो वो जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड कौन बना रहा है? वो बॉन्ड का नाम है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है ना। अलीजा बेटा हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है। अब जाके हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक ना। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है? जब डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन आती है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में यह होता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक जंजीर में 5 सिरा होगा, यानी क्या होगा? उसके पास 5 प्राइम होगा। और इसी तरह पॉलीमर के दूसरे सिरे पर क्या होगा? 3 प्राइम
हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। क्या होगा? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या हो गया, यहाँ पर एडिनाइन है, गोवानिन है, एडिनाइन है, थाइमिन है, गोवानिन है, साइटोसिन है। ये क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जंजीर बन गई। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर के अगर इस सिरे को देखेंगे तो यहाँ पर है फॉस्फेट, तो इसको बोला जाता है 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 प्राइम है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल, इसलिए इसको बोला जाता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो याद रखिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए के 2 सिरे होते हैं, एक होता है 5 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर यहाँ पर 2 चीजें और याद रखिए कि जब डीएनए बनता है तो डीएनए में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 2 जंजीरें होती है। यहाँ क्या होती है? 2 जंजीरें होती है, और ये जो 2 जंजीरें होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, वो मुखालिफ सिम्टम में होती है। मतलब वो कैसी होती है? एंटी पैरेलल। उनकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इंड को देख रहे हैं तो इस इंड पर आपको देखते हुए समझ में आएगा, अगर आप इस इंड को देख रहे हैं तो यहां पर है 5 प्राइम और यहां पर है 3 प्राइम, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो यहां पर है 5 प्राइम और यहां पर है 3 प्राइम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह डायरेक्शन है। दोनों भी एक दूसरे की कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसका मतलब ये जो एंड है, ये जो एंड है ये कैसे है? अपोजिट। अपोजिट है, इसका मतलब इनको क्या बोला जाता है? एंटी पैरेलल। तो डीएनए के जो 2 हेलिक्स होते हैं, 2 हेलिक्स, जो 2 टर्न है डीएनए के, 2 स्ट्रैंड है, 2 धागे हैं, वो 2 धागे क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं, वो होते हैं एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं वो? एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक जंजीर जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। फिर ये दोनों धागों के बेसेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो अलीजा जो बात बोल रही थी वो यहाँ पर है कि आप जो हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर एक बात और याद रखिए कि ये साइटोसिन, ये है गुआनिन। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3। यहाँ पर देखिए ये है थाइमिन और ये है एडिनाइन, इनके बीच में देखिए ये 1 है, ये 2 है। तो हमेशा क्या होता है? एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ना हो तीसरी चीज कि ये जो दोनों जंजीरों है, अगर इनको घुमाव देखे तो राइट हैंड होता है। इनका जो घुमाव होता है ये किस हैंड में होता है? राइट हैंड होता है। जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, उस डायरेक्शन में ये क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? घुमाव होता है। हेलिक्स की अगर पेच की बात करें, जो बीच का बात कर दे, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। और उसी को हम कहते हैं 10⁻⁹ मीटर। और हर मोड़ पर तकरीबन 10 बेस पेयर होती है। यानी जब डीएनए के अंदर क्या होता है? टर्न होता है। जब उसका डीएनए जो होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में तो यहां से लेकर यहां तक ये एक टर्न है। तो इस टर्न के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस टर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह से। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये एक कंप्लीट टर्न के अंदर, इस कंप्लीट टर्न के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इस कंप्लीट टर्न के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं? 10। यानी यहाँ टोटल बेस पेयर कितनी होती है? 10। तो जितने भी टर्न होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? 10 बेस पेयर। और ये जो टर्न होता है यहाँ पर ये कितने पे होता है? 3.4 नैनोमीटर। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच के अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, यानी ये 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, यहां से ये 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिफरेंस है? तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर। कैसा आया? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 3.4 है।
कितना है ये, इसमें 10 बेस पेयर है तो डिवाइडेड बाय 10, तो रेडिंग कितना है 0.34 नैनोमीटर। तो दो न्यूक्लियोटाइड का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.34 नैनोमीटर। फिर दूसरी चीज कि यहाँ पर आपको जो टर्म दिख रहे हैं, इस टर्म के अंदर ये जो ग्रुव है ये है मेजर और ये जो ग्रुव है ये माइनर, यानी ये बहुत अंदर तक गया हुआ, ये थोड़ा सा बाहर होता है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, आपको क्या देखने को मिलते हैं, ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप कहते हैं मेजर ग्रूव और जिसको आप क्या कहते हैं, माइनर ग्रूव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली चीज याद रखना है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज याद रखना है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। उन न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। फिर उन दोनों स्ट्रैंड के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। और दो जो स्ट्रैंड है डीएनए के उनके बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर इनकी जो पोलैरिटी होती है तो एक जगह होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी जगह होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस तरह से इनको आपने सिंपल याद रखना है। ठीक ना। एक और बात जो याद रखना है वो क्या है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बेस है, बेस पेयर की बेसिस की अगर बात करें तो जो बेस होती है वो एक क्या होती है, मुतवाजी होती है। ये तरतीब और हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर उसको सीडी नुमा क्या करते हैं, साफ देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मुस्तहकम होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो आरएनए और डीएनए में बड़ा फर्क क्या होता है, आरएनए और डीएनए में एक जो बड़ा फर्क है वो हमेशा याद रखिए, आरएनए ये अनस्टेबल है। आरएनए कैसा है, अनस्टेबल है। जो डीएनए है ये कैसा है, स्टेबल है। अब अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब है डीएनए हमेशा बाकी रहता है, लेकिन आरएनए हमेशा क्या हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। डीएनए बाकी क्यों रहता है, डीएनए स्टेबल क्यों है, डीएनए इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। और आरएनए अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो याद रखना है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये हमेशा कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, यानी ये हमेशा क्या रहेंगे, बाकी रहेंगे। और ये अनस्टेबल जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये कैसे बने होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक। दूसरी चीज कि अगर हम डीएनए के डबल हेलिक्स की साख्त की बात करें तो उसके जेनेटिक पहलू को अगर वजाहत की सादगी के साथ अगर हम बताते हैं तो इसको बताने वाले दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए है वो फॉलो करता है सेंट्रल डोग्मा। क्या फॉलो करता है वो, सेंट्रल डोग्मा। तो फ्रांसिस क्रिक ने ये बात बताई कि ये क्या फॉलो करता है, सेंट्रल डोग्मा। और इसके मुताबिक, इनके मुताबिक क्या है, जो भी जेनेटिक मालूमात हैं, जो भी तौरीस की इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर क्या होती है, प्रोटीन की जानिब बहती है या प्रोटीन में क्या होती है, तब्दील होती है। तो हमेशा डीएनए का क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहेगा, फिर इस डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और वो क्या बनेगा, एमआरएनए, यानी इंफॉर्मेशन एक जबान से दूसरी जबान में चले जाएगी, एक जबान से दूसरी जबान में चले जाएगी, जिसको उन्होंने ट्रांसलेशन कहा। और फिर इस जबान से उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी समझा जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, यानी उसका क्या होगा, इजहार होगा। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर जो सेंट्रल डोग्मा होता है, सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये होता है एक बेसिक सीक्वेंस है जो पूरे सेल के अंदर रन होती है, जिसमें पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। फिर कुछ वायरसेस में मालूमात का ये जो बहाव है, कुछ वायरसेस के अंदर, स्पेशली किसकी बात हो रही है, वायरसेस में, ये जो मालूमात का बहाव है, यानी डीएनए, डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन, तो ये रुख उल्टा भी हो सकता है, यानी आरएनए से डीएनए की जानिब अमल हो सकता है। यानी आरएनए है तो आरएनए से क्या बन जाएगा, दोबारा, और इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको याद रखिए, रिवर्स क्यों बोला, जैसे गाड़ी हम रिवर्स लेते हैं ना, पीछे लेते हैं, तो
तो वैसे ये रिवर्स आता है, यानी एक प्रोसेस आगे जा रहा था, अब ये प्रोसेस वापस से उल्टा आ रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को सीधा अगर जाता है तो हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अगर ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस तरह का प्रोसेस हमको कहाँ देखने को मिलता है, वायरसेस में, और स्पेशली ये जो प्रोसेस हमको देखने को मिलता है ये जो HIV के वायरस है, यानी जो एड्स की बीमारी काउज करने वाले वायरस है, उनके अंदर हमको ये देखने को मिलता है। बात समझी? ठीक है, तो हमने कहा कि डीएनए से क्या हो रहेगा, आरएनए से क्या रहेगा, प्रोटीन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और अगर आरएनए से वापस से डीएनए बन रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, नाउ डीएनए हेलिक्स का जो पैकेजिंग है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो डीएनए हेलिक्स जो होता है, डीएनए जब हमारे पास होता है तो इतना बड़ा डीएनए है, इंसान के अंदर जो हैप्लॉइड जीनोम है वो 4.4 इंटू 10⁻⁹ इतना बड़ा है। तो फिर अब इसको छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखिए कि दो मुतवातिर असास जोड़े के दरमियान फासले को हम क्या कहते हैं, 0.34 नैनोमीटर, जो अभी मैंने बताया कि दो बेसिस के दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना होता है, 0.3 नैनोमीटर, यानी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगर किसी तमसीले पिस्तानी खलिये में मौजूद डबल हेलिक्स की लंबाई का तखमीना लगाएं, महज बेस पेयर की कुल तादाद को दो मुतवातिर बेस पेयर के दरमियान के फासले से हम क्या कर दें, मल्टीपल कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेंथ है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.34 से, तो हमको लंबाई कितनी मिलेगी, लंबाई मिलेगी 2.2 मीटर। इतना बड़ा डीएनए का क्या होगा, साइज होगा। ये वो लंबाई है जो तमसीली मरकजी की हुदूद से कहीं ज्यादा, यानी अगर आप एक इमेजिनरी न्यूक्लियस भी ले तो उस इमेजिनरी न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए अगर आप रखते हैं तो उसकी साइज से भी वो क्या है, ज्यादा है। तकरीबन उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁶, यानी 0.0001, इतना उसका साइज छोटा होता है और इतना बड़ा डीएनए उसके अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो किसी तरह इतना लंबा जो पॉलीमर है एक थलिये में समो जाता है, तो इसको कैसे समाया जाता है, कैसा उसको रखा जाता है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हमको डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करना है, देखिए एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, इसलिए याद रखना है, आपने एक ही छोटी चीज याद रखना है, जब भी डीएनए की लेंथ को आपको कैलकुलेट करना है, अगर उन्होंने आपको न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर के नंबर दिए तो उसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको सिंपल याद रखना है तो क्या है, 0.34 nm। और ये क्या था, ये दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान का फासला, ये क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान का क्या है, फासला है। इसको अच्छे से याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन बताया हुआ है कि आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है लेंथ ऑफ डीएनए, यानी आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए नहीं दी है। जैसा अगर इकोलाई के डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, 1.36 मिलीमीटर है, तो क्या आप इकोलाई के अंदर बेस पेयर्स की तादाद का हिसाब लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेस पेयर दिया हुआ है, हमने क्या मालूम किया, उसकी लंबाई। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है लंबाई, हमको मालूम करना है कितने बेस पेयर होंगे। तो उसके लिए ये तरीका है, आपने घर पे बैठ के ये तरीके को अच्छे से लिख लेना है अपने पास कि आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको मालूम करना है तो आप उसके सामने रखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर और उसको याद करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो न्यूक्लियोटाइड और दो बेस पेयर के बीच का फासला। अब आपको लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है 1.36 और नंबर ऑफ बेस पेयर आपको मालूम करना है, उसके लिए आपने ले लिया x, और हमको मालूम है दो बेस पेयर के बीच का जो फासला है वो कितना है, 0.3
34 इंटू 10⁹9, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पॉइंट को और शिफ्ट कर दिया, यानी आपने क्या किया यहाँ पर 3.4 इंटू 10⁻⁻10, आपकी आसानी के लिए। बात समझ में आ रही है मेरी ना? अब आपने कैलकुलेशन में क्या किया, आपने कैलकुलेशन में किया कि एक्स से आपने यहां पर रखा, यानी आपको नंबर ऑफ बेस पेयर मालूम करना है, तो 1.36 इंटू 10⁻³ को आप डिवाइड करने वाले 3 इंटू 10⁻10 से, तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 इंटू 10⁻6। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितनी है, 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 का मतलब क्या है, 40000 बेस पेयर। कितनी बेस पेयर हो गई, 4000 बेस पेयर। इतना लंबा उसका डीएनए है, या उतने ज्यादा उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, डीएनए या न्यूक्लियोटाइड है या बेस पेयर है। तो सिंपल याद रखना है, एग्जाम में इस तरह के सवालात आपको किए जा सकते हैं, उनका जवाब आपको देते आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो इकोलाई है, उस इकोलाई के अंदर अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए उनके अंदर कैसा रखा जाता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो इकोलाई होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसके पास क्या होता है, डीएनए ऐसे ही रखा जाता है। तो डीएनए पूरे खलिए में बिखरा नहीं रहता। डीएनए मनफी चार्ज होने की वजह से कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वो डीएनए क्या होता है, बंधा हुआ होता है और न्यूक्लियोइड के हल्के में रहता है। किस फॉर्म में रखा जाता है इसको, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड डीएनए प्रोटीन्स के साथ मिलकर बड़े लूप्स में क्या होता है, मुनज़्ज़म रहता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो बड़े बड़े लूप के फॉर्म में रखा जाता है। इसीलिए हम डीएनए की जब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो हम उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, हम वहां पर न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। बात समझ में आ रही है बच्चों? कितने लोग पूरे लेक्चर में कनेक्टेड हैं और कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, कितने लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है, ईमानदारी से बोलो। देखो मगरिब का टाइम हो रहा। ठीक, और थोड़ी थोड़ी, ओके, हमको आ रही है सर, थोड़ी मुश्किल है, ओके। और सर, दानिश क्यों दिमाग के ऊपर जा रहा है क्या? जी, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ होगा उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा, और जिन्होंने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा कोशिश किया तो इंशाल्लाह ये बातें बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर आपने इसको दोबारा अच्छे से देखा, दोबारा अच्छे से पढ़ा, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के इसको अच्छे से आपने घर बैठ के पढ़ना है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बातें क्या हो जाएगी, समझ में आएगी। और मैंने कोशिश ये किया है कि मैं हर चीज आपके लिए आसान करूँ। ठीक है, तो यहां पर जब हम यू कैरियर्स की बात करते हैं तो यू कैरियोटिक जो डीएनए होता है, एक तो था प्रो कैरियर्स, अब हम बात करने वाले यू कैरियर्स। ठीक है, हमने प्रो कैरियर्स में कहा कि वहां पर कोई न्यूक्लियस नहीं रहता, लेकिन वहां पर जो डीएनए होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है और उसको न्यूक्लियोइड के फॉर्म में वहां पर क्या करते हैं, रखा जाता है ना। हो बच्चों, नमाज का टाइम कितना है अभी? अजान के लिए कितना वक्त है, 5 मिनट है, 10 मिनट है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ये है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एग्जाम में, और इसको आगे भी हमको कुछ चीजें इससे रिलेटेड पढ़नी है। तो एक कंप्लीट लेक्चर है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए है, कितना डीएनए उसके ऊपर रैप होता है, ये सारी बातें हमको समझना है। तो अब वो डिस्टर्बेंस नहीं होना, उसको फटाफट कंप्लीट करने का चक्कर हमको नहीं पड़ना, इसलिए पूछ रहा हूँ।
ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको सुबह में लेते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इसको सुबह ही कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल सुबह फिर सुबह में क्लास रहेगी, और इंशाल्लाह आज जिस तरह से हमने 1 से 1.5 घंटा सुबह पढ़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।